हम लोग। तो जब हम आज की हम बात करते हैं, जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं यानी यूपीएससी की आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तो जब हम तैयारी की बात करते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है। बड़े ध्यान से मैंने आपको बताया था स्टेप 1, कितने लोगों ने इसको फॉलो किया मुझे बताते जाएं। स्टेप 1, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो सबसे पहले समझें। और मैंने आपको बताया था पर्पज, यूपीएससी आप क्यों करना चाहते हैं। मैंने आपको इससे पहले कुछ स्टेप्स बताए थे। मैंने आपसे बताया था कुछ चीजें लिखने को कि आपका मिशन क्या है, आपका पर्पस क्या है। और मैंने आपको उस दिन एक बात कही थी कि मिशन सिर्फ एग्जाम क्रैक करने का नहीं होना चाहिए। आज आपने देखा कि हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब, जिनसे कई देश जो है और उनके जो लोग होते हैं वो डरते हैं, आज वो भारत की सुरक्षा नीतियों के साथ ब्रिक्स में बात कर रहे हैं। कितने लोग अपडेट हैं कि आज उनकी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, उनकी फोटोज अखबारों में आई हुई है, और वो भारत में जो आतंकवाद का प्रसार हो सकता है उसको रोकने के लिए वो सभी देशों को लामबंद करने का काम कर रहे हैं। अजीत डोवाल साहब आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी रह चुके हैं इसी यूपीएससी को क्रैक करके, और वो आज राष्ट्र की धरोहर हैं। तो ऐसी कंडीशन में कितने लोग जो हैं इस बात को लेकर अवेयर हैं कि इस तरह के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं कल को वो राष्ट्र को एक दिशा दे सकते हैं, वो राष्ट्र के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं या राष्ट्र के लिए नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको उद्देश्य बताया था और उसमें कुछ स्टेप्स आपको बताए थे कि मेरे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होंगे, लक्ष्य कैसे डिसाइड किया जाता है। तो जो तैयारी, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपना स्टेप 1 पूरा करें। इसमें आप चाहे 1 दिन लें, 10 दिन लें, हफ्ते भर लें, आप डायरी में लिखें जो मैंने आपको स्टेप बनाया। और जिन बच्चों को नहीं पता वो वीडियो देखें जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था कि यूपीएससी बिगिनर्स के लिए टारगेट्स कैसे। सिर्फ मैं आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं कैसे बनना चाहता हूं, मेरा ये पूरा जो ओवरऑल विजन है, अगर ये ब्लर हुआ तो 2 से 3 महीने बाद आपकी पढ़ाई अचानक से डाउन होनी शुरू हो जाएगी। आप जो है वो क्वेश्चन पूछना बंद कर दोगे कि आखिर मुझे पर्पस क्या है, और आप कहोगे सर ये बहुत कठिन एग्जाम है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, दूसरा कोई एग्जाम हमें देना चाहिए, यूपीएससी हमारे बस का नहीं है। आप इन सब चीजों से बचाने के लिए मैंने आपको बताया था स्टेप 1 ये ऐसा स्टेप है, यू कांट स्किप। जो इसको स्किप करेगा 2 से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कहेगा सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मन भटक रहा है, याद नहीं हो रहा है। ये जितने भी लोग ये बातें कहते हैं, उन्होंने पहला स्टेप उन्होंने ये कहा था कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मिशन क्या है, मेरी लाइफ का मकसद क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो अंधेरों में जाने के बाद मुझे जो है वो खींच कर बाहर निकालेंगी जब मेरे सामने अवसाद होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया। स्टेप 2 मैंने आपको बताया था, जो स्टेप 2 होता है वो और भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैंने आपको बताया था, और वो आपको ये बताया था कि आप सिलेबस को समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको सिलेबस नहीं आता है, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, लेकिन सिलेबस आपको बताता है कि बुक्स क्यों पढ़नी है। आपको बुक्स जो है कि आपने कहा कि सर इस सब्जेक्ट के लिए मुझे बुक कौन सी पढ़नी, सिलेबस आपको बताना है कि व्हाई यू आर गोइंग टू रीड दिस, आप इसको लर्न क्यों करने जा रहे हो, पढ़ने क्यों जा रहे हो, ये व्हाई के बारे में बताता है। यानी ये बताता है कि यूपीएससी जो आपकी संस्था आपसे एग्जाम लेगी उसकी लैंग्वेज यानी भाषा क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहती है। वो विकास पर, आतंकवाद पर, वो आंतरिक सुरक्षा के मामले में, वो अर्थव्यवस्था के मामले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, वो भूगोल, आपदा प्रबंधन, इन सबके मामले में आपसे क्या कम्युनिकेशन कर रही है, ये उसकी लैंग्वेज है। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस यूपीएससी की भाषा है, और भाषा को समझने के लिए आपको सिलेबस को एनालिसिस करना पड़ेगा। ये 2 स्टेप आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट है, उजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप आप जो है वो डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और निशुल्क 16 क्लासेस, इंडिया की सबसे ज्यादा वृहद क्लासेस यहां पर पड़ी हुई हैं निशुल्क, सिलेबस एनालिसिस के नाम से। आप जाएं और वहां पर वो क्लासेस आपको निशुल्क उपलब्ध हैं, वो पढ़ें और आप जो है वो समझेंगे कि यूपीएससी आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है, तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था स्टेप 3, तैयारी का तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3 मैंने आपको बताया था, और वो था प्रीवियस ईयर पेपर। किसने किसने कर लिया प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने इसके ऊपर जो है आरएसएम के ऊपर वीडियो बना रखा है। प्रीवियस ईयर पेपर, प्री और मेंस दोनों के। सबसे पहले शुरू करेंगे प्री को लेकर। अगर आप सही मामले में यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर मार्केट में उपलब्ध है, या upsc.gov.in upsc.gov.in पर आप चले जाएं, पिछले 5 वर्षों के पेपर यहां पर उपलब्ध हैं। मैं आपसे आंसर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, जब आप प्री का पेपर पढ़े या मेंस का, आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लें,
ठीक है, मार्केट में बहुत सी किताबें आती हैं, आप उनको ले सकते हैं, अथवा अगर आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो upsc.gov.in पर चले जाएं और वहां पर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड होते हैं, वहां से उसको डाउनलोड करके इसकी स्टडी करिए। क्या करना है आपको? इन क्वेश्चन को स्टडी करना है। स्टडी करने से फायदा क्या होगा? स्टडी करने से फायदा होगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएंगे, जब जिन बुक्स के नाम में आज आपको बताने जा रहा हूं, उन जब बुक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बार बार स्ट्राइक करेगा, अच्छा यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये आया था, वॉल्केनो का क्वेश्चन ऐसा आया था, ओके जीडीपी पे क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, तो वो बार बार आपको हिट करेगा। जब आपको वो हिट करेगा तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे बुक के इस हिस्से पर अपना ध्यान लगाना है। दूसरा, सिलेबस आपके दिमाग में होगा तो आप ये जानते हैं कि सिलेबस के माध्यम से मुझे ये चीजें पढ़नी है और ये मेरा लैंग्वेज यहां पर आना चाहिए। लेकिन जिस सिलेबस को आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं कि भैया पेपर 1 में ये है, पेपर 2 में ये है, पेपर 3 में ये, सिलेबस इससे बहुत गहरा है। सिलेबस के हर टॉपिक के अंदर मल्टीपल सब टॉपिक्स छुपे होते हैं। सिलेबस की लैंग्वेज होती है, उसके माइक्रो और मैक्रो टॉपिक्स होते हैं। वो मैंने अपनी सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस में ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जो है वो अपलोड कर दी है। वो 16 क्लासेस को देखकर आपका पूरा दिमाग ओपन हो जाएगा कि यूपीएससी इसमें इतने डायमेंशन हमसे पूछता है। ये 4 जो है वो पेपर्स नहीं है, इसके साथ बहुत सी नई नई चीजें इन्वॉल्व हैं। अब ये हमारा हो गया, स्टडी के साथ हम आ गए। अब हमें क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। आप इसको रीड आउट करिए 1 बार 2 बार, कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हुकिंग करना। क्या बोलते हैं इसको? हुक करना। हुक करने का मतलब होता है टांकना, यानी मछली फंसाने के लिए कांटा लगाना। तो जब आप ये कांटा लगाएंगे तो फिर क्या होगा, वो जो है वो आपको मछली पकड़ने में आसानी होगी। तो यहां पर भी क्या होगा, हमें हुक करना है। जब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहेंगे, अच्छा यहां पर जैसे मैंने आज एनसीईआरटी आंदोलन में पोटेंशियल जीडीपी पढ़ाया। अब किसी स्टूडेंट ने, जैसे तुरंत 2 स्टूडेंट ने तुरंत कहा सर ये लास्ट ईयर का मेंस का क्वेश्चन है, तो जैसे ही मैंने पढ़ा, चूंकि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा था, वो ओजांकियन है और वो जानते हैं कि हमारे यहां पढ़ाने का जो तरीका है वो एक दूसरों से बिल्कुल अलग है। हम वहां पे बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करते हैं। तुरंत उन्होंने मुझे कहा सर ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और ये मेंस का क्वेश्चन आया था। अब उनका क्या हुआ, फोकस उस पर ज्यादा आ गया कि हाँ सर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है सर इसको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आप क्लास में जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप अगर बुक्स पे भी जा रहे हैं तो आपका अटेंशन लेवल बढ़ जाता है। और आप चाहते क्या है, आप यही तो चाहते हैं कि 1 घंटे आपकी किताब अगर आपके हाथ में रहे या 1 घंटे अपने टीचर के सामने है तो आपका अटेंशन स्पैन क्या हो जाए, बढ़ जाए। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा आप उसको ग्रैब कर ले, यही तो आप चाहते हैं। यही अगर आपको हासिल हो जाए तो फिर कौन आपकी सफलता को रोकेगा। लेकिन वो क्या होता है, वो हाथ से रेत की तरफ फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रिपरेशन जो है वो अपनी बेसिक करके नहीं आते हो। आप सीधे क्वेश्चन पूछते हो। मेरे पास आज के सेमिनार के लिए मेरे पास कम से कम 100 से ज्यादा बच्चों ने कहा, मैसेज किया सर बुक कौन सी पढ़ें, सर बताइए बुक कौन सी पढ़ें। लेकिन सवाल है कि उसके पहले के 3 स्टेप आपके पास तैयार हैं कि नहीं है। क्या आप अपना पर्पस जानते हैं? क्या आपने पर्पस को जो है वो माइक्रो टॉपिक्स में तोड़ा? क्या आप सिलेबस को लेकर जो है पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट है कि यस मुझे सिलेबस की एक एक बातें मुझे पता है? और तीसरा लेवल जो है, क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5-10 साल के एक बार गो थ्रू हुए, 2 बार गो थ्रू हुए कि गांधी से क्या क्वेश्चन आया, हमारी आजादी के आंदोलन से क्या क्वेश्चन आया, वाइस राय की काउंसिल से क्या क्वेश्चन आए हमारे पास। तो इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ा, उनको थोड़ा सा एनालाइज किया, थोड़ा सा अपने दिमाग में रखा। अब अगर आप बुक पर जाओगे तो अपने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ये 3 स्टेप मिस करने अगर आप कर रहे हैं और आप डायरेक्टली कह रहे हैं सर बुक का नाम बताओ जल्दी से, हम अभी बुक जो है वो पूरी पूरी पढ़ डालते हैं, तो कभी भी वो बुक्स आपके किसी काम नहीं आएगी, बात याद रखिएगा। और कोई भी किताब जो है वो यूपीएससी के लिए कोई किताब बनी ही नहीं है। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए नहीं, यूपी बेचारे छोटे बच्चों के लिए किताब है। विपिन चंद्रा यूनिवर्सिटी की बुक है। सारी किताबें जो होती हैं वो यूनिवर्सिटी की बुक्स होती हैं। हमें याद रखिएगा, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें यह चीज सोचनी पड़ती है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, कि हमें क्या पढ़ना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। ये तो हम सभी बात करते हैं सर सिलेबस पढ़ना है, लेकिन एक चीज आप जानते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। ये कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता, और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी होती हैं। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, यूपीएससी एग्जाम में एक चीज और आती है, क्या नहीं पढ़ना है। जिसको ये आर्ट आ गई ना, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट? क्या पढ़ना है और क्या, जैसे हमारे बच्चे एनसीईआरटी आंदोलन में जुड़े, कॉन्सेप्टर बैच में जुड़े,
अब एनसीईआरटी जो इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूं वो शायद एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में बहुत ढेर सारी, हर स्टूडेंट को पता है कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को टच नहीं करना है, हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाना है। तो अब उनके लिए एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर नहीं रह गया, उन्हें पता है कि हमें क्या पढ़ना और उन्हें यह भी पता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, और वो बाकायदा जो है वो जस्टिफाई किया जा रहा है उसको कि आप पेपर का जो आपका जो पैटर्न है उसके हिसाब से इसको आप जस्टिफाई करिए। जिस स्टूडेंट को ये अंतर समझ में आ गया वो अपना टाइम सेव कर ले जाएगा और कम समय में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि ये कंपटीशन है, फर्स्ट पास द पोस्ट, जो ज्यादा नंबर लेकर आएगा, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, यूपीएससी उसका है। वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछने जा रहा है कि आप गरीब घर से हो, आपने कर्ज लेकर पढ़ाई की, आपने कहां से, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करिए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, एलीट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नहीं पूरा कर पाए तो उसके सामने सर पटकते रहिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, आप ऐप डाउनलोड करिए ओजांक, एनी टाइम, फिर से कह रहा हूं एनी टाइम लर्निंग ऐप, इस पर आप चले जाइए। स्ट्रैटेजी क्लासेस एंड सिलेबस क्लासेस बाय ओजांक सर, आपको पूरी तरह से कंप्लीटली निःशुल्क आपको वहां पर अवेलेबल होगा। वो क्लासेस आप जाइए और देखिए, 16 क्लासेस से ज्यादा का सेगमेंट है, और वो आपको सिलेबस के बारे में आपका दिमाग हमेशा के लिए चेंज करके, और बहुत सी इसमें चीजें आपको अवेलेबल आपको यहां मिलेंगी, जहां पर आपके आंसर राइटिंग मैथोलॉजीज पूरी जो है कोर्सेज आपको मिलेंगे। तमाम तरह के फ्री कोर्सेज यहां पर आपको अवेलेबल दिखाई पड़ेंगे। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बुक्स हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट इट बुक्स। तो जो हमने सिलेबस में लैंग्वेज सीखा, यूपीएससी हमसे क्या चाहता है, यूपीएससी हमसे क्या कह रहा है, कैसे आप गरीबी के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्या बातें आप कर रहे हैं, वो कहता है कि बुक्स के माध्यम से आपको नॉलेज लेनी है। अब बुक्स में हमने देखा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या पढ़ना है, यह हमें अंदाजा लगाना है, और क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ हम बुक्स के अपने स्तर तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर स्टूडेंट एक जैसी बुक लिस्ट को फॉलो नहीं कर सकता, यहां ध्यान रखिएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हम किताबों को नहीं चुनते, किताबें हमें चुनती। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, हर मेरे ऑफिस में लाइब्रेरीज हैं, घर में लाइब्रेरी बनी हुई है, और मैं हमेशा किताबों की दुनिया में ही रहता हूं, लेकिन हर किताब मैं नहीं पढ़ पाता। कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको पहली नज़र में मुझे देखने पे लगा रही है बेकार सी किताब होगी या सिंपल सी कोई बुक है, और वही किताब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। मैं अक्सर कहता हूं कि हम किताबों को नहीं चुनते, किताबें हमें चुनती हैं, और ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किताबें हमारी जिंदगी बना सकती हैं, किताबें हमें वहां पहुंचा सकती हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो किताबें हमें नहीं चुनती, हम किताबों को चुनते हैं, बात याद रखिएगा। अब सबसे पहले क्या होता है, बुक्स को पढ़ने का पर्पज आपको पता होना चाहिए, बुक्स हमारे लिए किस हिसाब से। दो तरह के स्टूडेंट मैंने देखा है, कैटेगरी है, ठीक है, एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जो अपने आप को मानता है, यहां पर बुक्स को चुनने से पहले, बुक लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेट पे पढ़ा हुआ, अभी आप खाली गूगल के सामने अपना जो है वो थोबड़ा करिए और बोलिए कि इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी, आपको पूरी लिस्ट उठा के दे देगा। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आप जानते हैं कि आपका अभी स्तर क्या है, आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अगर आप जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो कोई भी स्टूडेंट है, मेरे पास कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर डीडी बसु कैसी किताब है। आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर डीडी बासु कैसी किताब है पॉलिटी की। अब इस सवाल का जवाब मेरे जैसा एक व्यक्ति कैसे दे सकता है, जहां आचार्य जीडी बसु, आचार्य मतलब जब आप उनका पहला पन्ना खोलेंगे तो जब उनकी उपाधियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे उसमें टाइम लग जाता है कि उनको कितने सम्मान, कितनी उपाधियां मिली, उनको आचार्य डीडी बसु कहा जाता था, यह स्थिति रही है, और वो इतने बड़े पुरोधा हैं। तो आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर पॉलिटिकली डीडी बसु कैसी किताब है। अब एक महान विद्वान, महान आचार्य के बारे में मैं कहूं नहीं उनकी किताब अच्छी है कि नहीं, किताब हमेशा अच्छी होती है, लेखक हमेशा अच्छा होता है। सवाल है कि तुम उसको पढ़ने योग्य हो या नहीं हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस बात को आप समझिएगा कि किताब में मेरे जैसा व्यक्ति आचार्य डीडी बसु की किताब में गलती अगर निकाल रहा है तो वो एक पता नहीं एक ईश्वर में खोट निकालने की कोशिश कर रहा है। आचार्य डीडी बसु की किताब में मैं ये नहीं कह सकता कि वो अच्छी है या बुरी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप उस किताब को समझने और पढ़ने के योग्य हो या नहीं। आपका क्या दिक्कत है? तो पढ़ो,
क्योंकि आचार्य डीडी बसु की किताब विद्वता की श्रेणी पे रखी गई, उनको रिसर्च के रूप में रखा गया है। सवाल है कि आप ए स्टूडेंट हो या बी स्टूडेंट हो। यहां मेरी बात को समझ लेना, आज आपकी समस्या खत्म कर दूंगा मैं। आपसे जो ये भटकाव होता है, बाजार से आप पूछ के जो 35 40 किताबें बंडल के बंडल खरीद लाते हो जो फैंसी नाम से, और फिर बाद में पता चलता है कि आपके कमरे में वो जो जिल्द बंद करके खड़ी, आप बताइएगा मुझे ईमानदारी से अगर मैं गलत हूं, कि आपने भी इंटरनेट पे या जो है वो, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, इंटरनेट पे फलाना जगह देख के ढेर सारी किताबें खरीदी और उन किताबों के साथ आपका कोई लगाव नहीं हो पाया। अगर मेरी बात सही हो रही है तो मुझे बताइएगा प्लीज कि ऐसा हुआ है आपके साथ। आपने मोटी से मोटी किताबें खरीदी, आपने मिश्रापुरी, दत्त सुंदरम, सारी किताबें खरीदी। आप मुझे बताइए कि कैसा अभी कभी हुआ आपके साथ कि जब वो किताबों को पढ़ने की बारी आई तो आपका उनके साथ कोई रुझान नहीं हो, पर आपको लगा रही यार ये बहुत टफ लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा डाटा दिया हुआ है, ये रमेश सिंह मेरे को फर्स्ट स्टेप में नहीं लेनी चाहिए थी, इतना ज्यादा आंकड़े, इतने ज्यादा जीडीपी के रुझान, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने इंटरनेट पे देखा था, आपको किसी ने बताया था कि ये टॉपर्स बुक लिस्ट है और मुझे पढ़ना चाहिए। ऐसा हुआ है? मैं नहीं कहूंगा कि सबके साथ हुआ है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा आपके साथ हुआ है? आपने भी अपने कमरे में ढेर सारी इस तरह की किताबें खरीद के रखी हैं? गुड, इसीलिए मैं यहां आया हूं। यह लिस्ट देना 5 मिनट का काम है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? अगर मेरी क्लास से अगर कोई चीज सुधरे ना, अगर कोई चीज सही जगह ना पहुंचे तो फायदा क्या है यहां पर? ये बुक लिस्ट तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट भेज देता। अब यहां पर बात सुनो, हम जब भी आते हैं तो हम कई बार जो है बहुत हाइपोथेटिकल कंडीशन में, बहुत ही अकल्पनीय स्थितियों में आते हैं। वीडियो देख लिया, अरे वो फलाना गाड़ी से उतर रहा है, वो फलाना जो है इतनी ताकत है, 1 साल में आईएएस बन गया, हम भी अपने आप को चले आते हैं। सबसे पहला अपने आप से प्रश्न पूछिए, आप ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में? ए कैटेगरी का मतलब हुआ कि मैं बिल्कुल बिगिनर हूं, मैं बिल्कुल जीरो से आया हूं। आपने इससे पहले पॉलिटी का पी भी नहीं पढ़ा, आपको पहली बार हिस्ट्री का एच आपको समझ में आ रहा है कि इतिहास क्या है, भूगोल में आपको पहली बार जलवायु परिवर्तन की चीजें इस हिसाब से देखने को मिली। आपने कभी एसएसटी नहीं रहा, आप साइंस बैकग्राउंड के, मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हो, या आप दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, ये सब्जेक्ट मेरे लिए क्या है? इसमें कोई अहंकार नहीं है। कई बार हम मिथ्या अहंकार है जो है, फॉल्स ईगो कर लेते हैं, अरे नहीं नहीं 1 साल में अभी भाई अपन आईएएस बन के दिखा देगा, फिर वहीं गड़बड़ होती है। दूसरा, क्या आप इससे पहले कोई एक्सपीरियंस ले चुके हो? आपने कुछ बेसिक पढ़ा है, आपके टीचर ने आपको स्कूल में, कॉलेज में, या आपने कोई ट्यूशन में आपने इस तरह से पढ़ा है, तो आप ए कैटेगरी के हो कि बी कैटेगरी को? अगर आप ए कैटेगरी के हो, फिर अगर आप इस किताब पे चले गए, इस किताब में कोई कमी नहीं है, मैं इन पर कोई उंगली उठाने की मेरा व्यक्तित्व नहीं हो सकता कि मैं इनके बराबर आचार्य डीडी बसु के ऊपर उंगली उठाऊं, पर आप इस किताब की गहराई को ग्रहण करने के लिए, चाहे डीडी बसु हो, चाहे ऑस्टिन की बुक हो, ये सभी लीजेंडरी बुक्स कही जाती हैं। चाहे हिस्ट्री में अगर मैं एएल बॉशम की बात करूं, इनको बाइबल ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, तो वो किताबों में कमी नहीं है, वो लेखक महानतम लेखक कहे गए हैं अपने समय के। पर सवाल है कि मैं आज बिगिनर हूं, पहली बार मैं प्राचीन इतिहास पढ़ने जा रहा हूं, और किसी ने, मैंने इंटरनेट पे जाके देखा, अभी भी मैंने सूची चेक की तो एएल बॉशम की किताब का नाम आ रहा है। एएल बॉशम मतलब जिसने भारतीय, जिनको शोध ग्रंथ के रूप में लिया जाता है, लोग रेफरेंस के रूप में, हिस्ट्री का स्टूडेंट जो है रेफरेंस में लेता है, आप जो बाइबिलियोग्राफी उठा के देखें तो कई जो स्कॉलर्स पीएचडी के उनको रेफर करते हैं। मैं उस किताब को आज पहली बार मैं हिस्ट्री से परिचित होने जा रहा हूं। मैं रस को स्टार्ट करने के बजाय सीधे सीधे इतना बड़ा थोथा मेरे सर पर आकर गिर गया। मैं इकोनॉमिक्स का अभी बेसिक भी नहीं जानता कि इकोनॉमिक्स बिहेवियर में कैसे आती है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। और किसी ने मुझसे कहा कि आप जाइए उमा कपिला की इतनी मोटी किताब खरीद लेकर चले आइए, या आप दत्त सुंदरम उठा लीजिए जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। मेरे सब्जेक्ट का मुझे ए भी नहीं पता और आप सीधे मुझे इतनी बड़ी बड़ी किताबें मेरे सर पे डाल दे रहे हैं। यानी अब वो किताबें मेरी सहपाठी बनने की बजाय, मेरी मित्र बनने की बजाय मेरे लिए एक शत्रु का काम करेंगी। मैं उनसे अब स्ट्रगल करना शुरू करना, पता नहीं मैं ही क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं यार, ये किताब मजेदार नहीं है। किताबें मेरी मित्र होनी चाहिए थी, और मित्रता कैसे होती है? अब मैंने आपसे कहा किताबें आपकी दोस्त होनी चाहिए, किताबें आपकी मित्र होनी चाहिए, फ्रेंड होनी चाहिए। जरा मुझे ये बता दो, मित्र कोई कैसे आपका बनता है? आपका कोई ना कोई दोस्त तो होगा, बहुत ही क्लोज फ्रेंड होगा, कोई ना कोई तो होगा, परिवार में, बाहर, कहीं पर भी होगा। अब तुम्हें मैं तर्क बता देता हूं कि किताबें मित्र कैसे बनती। चाहते हो ना किताबों से दोस्ती हो जाए, बुक से फ्रेंडशिप हो जाए, किताबें मित्र कैसे? हम तो शत्रु बनाते हैं, हम तो केवल दुश्मन बना रहे। वो भारी वाली किताब हमारे सर पे आके गिरती है, यार पता नहीं यार, दत्त सुंदरम में समझ में कुछ नहीं आ रहा, मिश्रापुरी में हम किताब को दोष देते हैं, जबकि हम भूल गए कि हमने किताब को अपने नेचर के हिसाब से अडॉप्ट ही नहीं किया।
अगर आप सचमुच जानते हैं तो मुझे सिंपल सा बताइए कि आप मित्र कैसे बनाते हैं, फ्रेंडशिप कैसे होती है, फ्रेंडशिप कैसे होती है, आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दीजिए, किताब मैं आपके साथ जीवन पर्यंत जोड़ दूंगा। क्योंकि संसार में कोई भी मित्र धोखा दे दे, किताब तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। आप ये बात कई बार वीडियो में देख चुके होंगे, कई अलग वीडियोस में पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे कि संसार में जो भी लोग आगे बढ़े, सफलतम हुए, वो अपने डेली लाइफ में पढ़ने की आदत उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आज आपके बड़े बड़े बिलियनर हो, वो डेली टाइम निकालकर पढ़ते हैं, तो वो अपनी किताबों से सीखते हैं। आपको पता है कि जीवन का सबसे बड़ा मित्र अगर कोई है, कोई आपका सबसे वेल विशर है, तो आपकी बुक्स हैं, जो आपको जीवन पर्यंत जो है वो हर हालात से लड़ने का जो है वो क्या देती हैं, सबब देती हैं। मुझे बताइए मित्र कैसे बनाते हैं, बड़ी खूबसूरत बात करो, मित्र कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, आप बस अड्डे पर हैं, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, एक आदमी जो भारी भरकम गंदी सी शकल बना कैसे बैठा है, ठीक है, गुंडा टाइप का लग रहा है, बदमाश टाइप का लग रहा है, आप उसके साथ दोस्ती करते हैं। या शादी ब्याह कहीं समारोह में गए, कोई ऐसे करके आपने पूछा हेलो भाई साहब, ऐसे आपको घूर के देख रहा हूं, कभी आप उसके साथ दोस्ती करते हैं? बड़ा भारी भरकम 4-6 बॉडीगार्ड लिए घूम रहा है, कभी आप उसको अपना दोस्त बनाते हैं? हो सकता है झुक के नमस्ते करें, नमस्ते भैया, ठीक है, ऐसे करें, लेकिन आप उसको अपना मित्र नहीं कहते, गले नहीं। और वही एक सरल से मिजाज का, मेरी बात को ध्यान से, एक बड़ा सरल सा इजी सा है, और यार क्या हाल चाल है, जो आए, अरे भाई साहब झप्पी मिल रहे, गले मिल रहे, और दोस्त क्या हाल चाल, या किसी से हल्की फुल्की बात हुई, और आप भाई साहब कैसे, बिल्कुल बढ़िया है, और क्या होता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। यानी जिसके अंदर इजीनेस था, आप अपने किसी भी एक परम मित्र का नाम लिखिए, अपने उस फ्रेंड का नाम लिखिए, और उसके व्यवहार के बारे में सोचिए कि पहले दिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप गले मिल गए एकदम, नहीं यार जीने मरने के साथ कसमें खाने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके व्यवहार की सरलता आप दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आई, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूसरे के साथ आप खड़े रहे, और वो आपका मित्र बन गया, वो आपका मित्र बन गया। तो इसका मतलब है सरलता, इजीनेस, आइस ब्रेकर, कितना सरल है वो, व्यवहार में कितनी नम्रता है। आप उस व्यक्ति के कभी दोस्त नहीं बन सकते जो आपके साथ खूसट व्यवहार करे, वो हमेशा गुस्से से रहे, 4 लोगों से घिरा रहे आपके आसपास, कभी वो मित्र नहीं हो सकता है। वो आपका बॉस हो सकता है, वो आपका कोई और व्यक्ति हो सकता है, आपका मित्र नहीं हो सकता। मित्र के साथ तो आप सबसे इजी हो जाए। मित्र के साथ क्या होता है, जिसके साथ सरलता हो और जिसके साथ वो आपके सीक्रेट्स को कैरी करता है, खुलापन होता है, खुलापन। आप अपने हर बात उससे कर सकते हैं, हर बात शेयर कर सकते हैं। आपको भरोसा होता है कि मां बाप तक भी ये बात जो है नहीं जा रही है, मां बाप तक जो बात नहीं कर सकते, अपने दुख सुख सब उससे आप क्या करते हैं, बात करते हैं। 2 चीजें हैं, क्या मैंने कहा, एक तो इजीनेस, सरलता, और दूसरा ओपननेस यानी खुलापन। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मानते हैं, क्या आप ये एग्री करते हैं इस बात को? अगर गलत है तो मुझे बताइए, आप गलत हो तो मुझे बताइए। मित्र के, आपने किसी भी मित्र को याद कर लीजिए, ठीक है, आप ये 2 चीजें उसके अंदर पाते हैं कि नहीं पाते हैं? राइट, दिस इज द थिंग। मैं परम मित्रों की बात कर रहा हूं, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, वो वाला मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट केस। वो आज यहां खा रहे हैं, कल वहां खाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड्स, जिसको आप कहते हैं कि मेरे दुख सुख में ये मेरे साथ खड़ा है। नो, द थिंग्स अबाउट द बुक्स, वाई आई एम स्टार्टिंग विद द, अगर मैं अपना दोस्त किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बता रहा हूं जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत कठिन है, जो बहुत खड़ूस टाइप का है, मैं उसको अपना मित्र नहीं बता रहा हूं। वाई शुड आई चूज द बुक्स विच साउंड्स खड़ूस, विच साउंड्स टफ, विच साउंड्स हैवी, तुमसे उम्र में बड़ा लग रहा है, अरे बाप रे बाप, आचार्य की बुक है ये। बुक में कमी नहीं है, वो उसका अपना व्यक्तित्व है, वो बहुत ही हायर है, बट तुम्हारे साथ सरलता नहीं है उसकी, तुम्हारे साथ खुलापन नहीं है उसका, तो ये बुक्स तुम्हारी मित्र नहीं हो सकती है। ठीक, अगर अपनी किताबें चुनने जा रहे हो तो इस तरह से चुनो, इस तरह से चुनो, दिस इज द फैक्ट। अगर हम अपना मित्र इस आधार पर चुनते हैं, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे सर्किल में ढेर सारे लोग होंगे, सब तुम्हारे परम मित्र नहीं है, तब तुम्हारे जिगरी यार नहीं है, लेकिन किसी के साथ तुम्हारी ट्यूनिंग हो जाती है, इजीनेस हो जाता है, किसी के साथ खुलापन आता है, वो तुम्हारा परम मित्र है। सो हम जब बुक्स चूज करते हैं, सो हमें ये भी फंडामेंटल यहां देखने पड़ते हैं, विच बुक इज ओपन एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर मी।
राइट, फॉर अंडरस्टैंड फॉर मी, जब आपका व्यक्तित्व निर्मित होता चला जाता है तो आप जटिल लोग, जब आपके दोस्त बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, जब किसी दिन सामने किसी दादा से लड़ाई हो जाती है, कोई डाकू जो है वो कॉलेज का गुंडा टाइप का, और आपके अच्छे दोस्त है, चल बे मार के आते हैं, ठीक है चल भिड़ के आते हैं, वो बुलाया उसने मिलने के लिए, तो कॉन्फिडेंस होता है कि वो मेरे से भले चाहे जटिल है, मेरे से गुंडा है बहुत बड़ा, लेकिन अब मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं, चल यार कोई बात नहीं, 4 हाथ तू भी खाएगा 4 हाथ हम भी खाएंगे, मार के आएंगे, देखा जाएगा। हुआ है, कॉलेज में सबने किया होगा, स्कूलों में होता है, हम लड़ जाते हैं क्योंकि हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। व्हेन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द इजी बुक्स, जब आप धीरे धीरे इजीनेस के साथ जाते हो तो एक दिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी आप कहते हैं चल यार मार के आएंगे इसको भी ऐसी की तैसी। ये होता है सिस्टम लाइफ का, ये सिस्टम होता है बुक्स का। जब बुक्स इस तरह से हमारे साथ आ जाती हैं तो फिर हमें धीरे धीरे उसको समझने में बहुत आसानी होती है। हाल ही में मेरे साथ भी एक घटना हुई। मैं आज से 2 साल पहले एक बुक लेकर आया, राइट मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो एक मैंने किताब इंटरनेट पे सर्च की कि वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे मिल जाए, तो मैं ये एक बुक लेकर आया, बिल्ड टू लास्ट। ये बड़ी भारी भरकम किताब और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया किताब मानी जाती है। ये मैं 2 साल पहले खरीद के लेकर आया था, आज तक पढ़ नहीं पाया इसको। ठीक है, इंटरनेट पे सर्च किया वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक और फलाना जिम कॉलिंस की 10 साल से बेस्ट सेलर बनी हुई है। मैंने भी ले लिया यार इसकी भारी भरकम बुक लेकर आते हैं। बट ये किताब जो है वो जब मैंने पढ़ने की कोशिश की 4 पन्ने मेरा दिमाग हिल गया, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा ये कहां स्टार्टिंग कर रहा है, कहां से हो रहा है। इंटरनेट पे चेक किया तो ये बेस्ट सेलिंग बुक्स बनी हुई है, बिल्ड टू लास्ट पिछले 10 सालों में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स है। नहीं पकड़ पा रहा हूं मैं, तो फिर मैंने क्या किया, एक धीरे धीरे सर्च करते ऐसे अचानक से एक बुक देखी, दैट इज ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। इनोवेशंस के बारे में, आप कैसे अपने फील्ड में इनोवेशन कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। ये बुक बड़े इजी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, चीजें आपस में केस स्टडी करके समझा दिया, तो मुझे वो समझ में आने लगी। ये समझ आने के बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जो बिल्ड टू लास्ट बुक थी वो मुझे समझ में आने लगी, क्योंकि बहुत सा बेसिक फंडामेंटल मैंने यहां कर लिया। तो ये मेरे साथ भी उतना ही सत्य है। आज ये दोनों किताबें मेरे लिए वो आसानी से पढ़ी हुई किताबें हैं, मैं इसको किसी को समझा भी सकता हूं, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम लेकर आया तो मैं ये इस किताब को नहीं पढ़ पाया। ये मेरे साथ भी उतना ही हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि बुक की शुरुआत हम कहां से करें, यानी कि सरल हो और उसके साथ खुलापन हो। ये 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। डन है, अब हम बुक्स पे आते हैं कि कैसे हमें करना है। नो, चूज बुक्स अकॉर्डिंग टू योर नीड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनेट। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से किताब चुननी है, इंटरनेट के हिसाब से किताब नहीं चुननी। अगर इंटरनेट के साथ किताब चुनोगे तो फिर समस्या बढ़ती चली जाएगी। चलिए, अगर हम बात करें बुक्स की, तो बुक्स में अगर आज आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग विद 0, मतलब 0 का मतलब हुआ कि आपको लग रहा है कि यूपीएससी में अभी आपको लंबा समय देना है। आप अभी 12th पास करके आए हो, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे डेप्थ के साथ, पूरी जल्दबाजी के बिना मुझे कॉन्सेप्ट की गहराई में पहुंचना है। सो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा कि महान निर्माण समय लेता है। जल्दबाजी में तो गुप्ता जी का मकान बन सकता है, वर्मा जी का मकान बन सकता है, लेकिन वर्मा जी का मकान देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वो महान निर्माण था, उसको बनने में भी 20 साल लगे। तो अगर आपको अपने करियर का महान निर्माण करना है, आपको क्लर्क नहीं बनना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। यह सिद्धांत हमेशा से रहा है, अतीत से लेकर वर्तमान तक यह सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। तो आपको अगर यहां से शुरू करना है तो आपके पास 2 सेगमेंट्स हैं, 2 सेगमेंट्स। बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए। एक एनसीईआरटीज, मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूं कि व्हाई एनसीईआरटीज, मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूं, और मैंने आपको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो हमारा सेगमेंट है, करिकुलम, वो फ्रेमवर्क भी मैं आपको बता चुका हूं कि उनको क्वेश्चन पूछना है तो वो कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। और आज मेरे एनसीईआरटी आंदोलन के बच्चे इतना कॉन्फिडेंट, अभी आज एक बच्चे ने मैसेज किया कि एयरफोर्स का एग्जाम देके आ रहे हैं और सर क्वेश्चन सारे के सारे हुए। इस तरह के जो हमारे सेगमेंट है, जो भी हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, किसी ने कहा प्री के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो जो हमने वहां पढ़ाया वहां पे उनको बेसिक फंडामेंटल वहां पे क्लियर होता चला जा रहा है, एनसीईआरटी। और दूसरा होता है एनआईओएस, ये भी गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इनकी भी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे। और एनआईओएस की बुक, ये दोनों स्टार्टिंग करने के लिए बेस्ट किताबें मानी जाती हैं, राइट। स्टेट जो किताबें हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, तो उससे ज्यादा बेहतर है कि ये दोनों किताबें आपकी स्टार्टिंग करने के लिए बेहतरीन है, ठीक है। इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अपना बेसिक कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए 6 to 12 की तरफ जा सकते हो। बाकी जो साइंस है और इकोनॉमिक्स है वो केवल कुछ क्लासेस की बुक्स को ही आप करके अपना काम खत्म कर सकते हो। तो एनसीईआरटी एंड एनआईओएस इज बेस्ट फॉर यू, राइट। क्लियर है? तो इन दोनों किताबों से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, आप इनको एक बार पढ़ सकते हो डायरेक्टली। आप कई बार मन में अहंकार होता है, अरे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं,
डीडी बसु के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम सीधे विपिन चंद्रा पढ़ेंगे और पता चला हमारा बेस भी नहीं होता। और विपिन चंद्रा ने सोचा था कि भाई अब तो ये ग्रेजुएट हो चुका है, स्कॉलर हो चुका है, अब इसको हम समझाएंगे कि भारतीय क्रांति कैसे हुई थी, आजादी का आंदोलन कैसे मिला था। लेकिन आप तो एकदम आज पहली बार उतरे हो कि आजादी का और आंदोलन शब्द का मतलब आपको नहीं पता है और आप सीधे उसमें घुस गए। आपको नहीं पता कि आंदोलन, मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इसके पीछे किस किस प्रकार की भावनाएं इन्वॉल्व होती हैं, किस प्रकार ये मूवमेंट खड़े किया, आपको ये प्रक्रिया ही नहीं पता है और आप सीधे घुस गए। सीधे बोले नहीं नहीं, वो हमने इंटरनेट पे पढ़ा कि मोटी वाली किताब से आईएएस बनते हैं। फिर तो वो मोटी वाली किताब अब समझ गए होगे कि मित्रता नहीं हो पाएगी तुम्हारी। क्लियर है? तो यहां से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। और जब हम एनसीईआरटी के बाद अब हम चलते हैं लेवल 2 की बुक्स पे। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, अनुभव है, आपको बेसिक चीजें पता हैं, तो आप लोग यहां पर आप जा सकते हैं सेकेंड लेवल की बुक्स पे। सेकेंड लेवल बुक्स, अब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हमारे कई पार्ट्स होते हैं। हिस्ट्री को हम एक सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन हिस्ट्री में कई पार्ट हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत मेडाइवल हिस्ट्री, आधुनिक यानी मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, और वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास। यानी विश्व इतिहास। इतने पार्ट में तो हिस्ट्री है। अब इनकी बुक्स बिल्कुल अलग होगी। पहले अगर आपने एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लिया, एनसीईआरटी क्या है कि वो कहानियों के रूप में लिखी हुई है। कहानियां अगर आप बचपन से देखोगे तो कहानियां हमेशा में बांधती। पिक्चरें जब हम देखने जाते, पिक्चरें क्या होती हैं? एक विजुअल कहानियां ही तो होती हैं। एक विजुअल कहानी होती है। एक साम्राज्य था, माहिष्मती का साम्राज्य, वहां बाहुबली था, फलाना ऐसा हुआ, वहां पे एक मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो मेरी कहानी को मैंने पिक्चोरियल फॉर्म में कर दिया, वो कहानी है वो सिंपली। तो जो एनसीईआरटी एनआईएस की बुक्स है वो कहानी स्टोरी टेलिंग फॉर्म में है और वो हमें कहानियों के रूप में बांध देती हैं। एक बार हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है तो फिर आगे हम बिगड़ैल जो बच्चे हैं उनसे साथ दोस्ती करने में हमें दिक्कत नहीं होती। हमारे कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया यार है, वो हमारे साथ खड़े हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए मैंने आपको बुक बताई थी झा श्रीमाली, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, झा श्रीमाली। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, लेकिन जब आप इस किताब को पहली बार पढ़ोगे तो ये किताब तुम्हें बाउंस मारेगी, ठीक है। तो जैसे आप पहली बार बल्ला पकड़ो, सामने जो तो बुमराह को खड़ा कर दें, जो बाउंसर पे बाउंसर मार रहा है, ठीक है, तो एंडरसन को मारा, तुम्हें भी देगा, तो फिर क्या होगा? उस समय तुम मम्मी मम्मी करके भागोगे। लेकिन जब तुम क्रिकेट की प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे से मज जाओगे, तो फिर उसका बाउंसर तुम्हें नहीं डराएगा। तो सेम चीज यहां पर भी तुम्हारे साथ काम कर रहा है। मध्यकालीन भारत, इसके लिए हम लोग सतीश चंद्रा, एक बुक बहुत है, मोर देन इनफ है। सतीश चंद्रा आप पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, राइट, सतीश चंद्रा। नेक्स्ट है आधुनिक। ये सबसे बड़ा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस एनालिसिस करोगे, सबसे बड़ा सेगमेंट यहां से आता है। मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम लोग जनरली प्रोफेसर विपिन चंद्रा की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। लेकिन पिछले कुछ समय से बदलाव हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री पर बहुत बात हो रही है। इंडिया के जो नए डायमेंशन है उस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। तो वहां पर एक किताब का नाम है शेखर बंदोपाध्याय, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, यानी प्लासी से विभाजन तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। प्लासी से विभाजन तक की एक बुक है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय। शेखर बंदोपाध्याय। These two books are good to read, either प्रोफेसर विपिन चंद्रा, लेकिन जो इसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में या नई जो घटनाक्रम है उसको देखने के परिप्रेक्ष्य के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट बुक इज प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है। ये किताब भी काफी अच्छी बुक्स मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। तो नितिन सिंघानिया की बुक भी काफी अच्छी है इसमें, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन ज्यादा दी हुई है,
ठीक है, बहुत सी इंफॉर्मेशन ढेर सारी दी हुई है, लेकिन जब आप सिलेबस स्टडी करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हो, तो आपको पता है कि उसमें सिनेमा वनेमा इनके बारे में ज्यादा हमें जानकारी नहीं लेनी है। तो हमें यह पता चल जाता है कि उसमें अगर 400 पेज की किताब है तो वो 400 पेज हमारे काम के नहीं, हमें सिर्फ 240 या 230 पेज ही पढ़ने हैं, रिमेनिंग हम निकाल देंगे। तो जब आपका टाइम बचेगा तभी आप इन बुक के साथ जस्टिफाई कर पाओगे। तो इसके लिए नितिन सिंघानिया की बुक बहुत अच्छी है। और अंतिम हमारा है विश्व इतिहास। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हिंदी और इंग्लिश में किताबें अलग अलग हैं। जहां पर इंग्लिश में एक बहुत अच्छी किताब है लोवे की, ठीक है, लोवे की, मैकमिलन पब्लिकेशन में इसका 4th एडिशन मार्केट में आ चुका है। विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत किताब अच्छी है। और एनसीईआरटी में भी जो अर्जुन देव की किताब आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें जो किताब है अर्जुन देव की, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें बहुत मदद करती है, जो एनसीईआरटी और अब वो क्या नाम है, पियर्सन पे भी उनकी बुक आने लगी, प्राइवेट पे भी। तो अर्जुन देव इज गुड फॉर हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताब आ रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो लोवे की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है हिस्ट्री की प्रिपरेशन करने के लिए। आप यहां पर इसकी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट मूव ऑन। अगला हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है सिलेबस वाइज, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में एक पोर्शन अलग हो जाता है जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के नाम से अलग होता है। चलिए अगर हम उसको देखना शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के वाइज, और इसकी जो डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। अगर हम इसमें बात करें तो हम इसमें कई आयाम देखें। पहले आप ये समझिए कि भूगोल कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये कई हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे हिस्ट्री बटा हुआ था तो ये भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहला इसमें होता है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। दूसरा हमारा जिसको हम लोग कॉमनली जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल देते हैं, मैप ज्योग्राफी बोलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया यानी विश्व का भूगोल। और एक तीसरा हमारा हो गया जिसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल बोलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। तो जो भौतिक भूगोल होता है वो भौतिक के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो भूदृश्य के रूप में यानी हमें जो सेगमेंट्स के रूप में दिखाई पड़ता है, ये अपने 4 भागों में विभाजित है, जिसमें कि हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और बायोज्योग्राफी, इस रूप में ये क्या है, ये सॉइल ज्योग्राफी, इसमें हम लोग इसको 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए इंग्लिश में जो बुक है वो जीसी लियोंग बहुत अच्छी किताब है। एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट बुक है इसके लिए। अगर आप एनसीईआरटी को आप बिटवीन द लाइन यानी गहराई में जाकर समझ गए और वहां आपने इसको पढ़ लिया तो फिर यह चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ साथ इंग्लिश में जीसी लियोंग, और हिंदी में अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो सविंदर सिंह, इसमें भौतिक भूगोल की इनकी किताब आती है, सविंदर सिंह की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। डाटा बस अपना नया चेंज कर लीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व भूगोल में हमें मैपिंग की जरूरत पड़ती है, मैप के थ्रू इसको पढ़ना पड़ता है। इसमें विश्व के प्रमुख स्थान जैसे कि कहां ज्वालामुखी पर्वत है, कहां पर महादेश है, बाउंड्रीज है, कुछ प्रमुख पर्वत स्थल है, क्या चीजें हमारे, और साथ ही साथ होने वाली जो कंटेम्प्रोरी घटनाएं जैसे गोलान हाइट्स हो गया, कहां जो अभी काबुल एयरपोर्ट बहुत चर्चा में रहा है, गांधार रहा है, जो आपका क्या नाम है, जो हमारी अभी आजकल तालिबान के साथ लड़ाई चल रही है, पंजशीर वैली, इन सब के बारे में जो चर्चा चल रही है उसको आपको मैप करना सीखना पड़ेगा। यानी अगर पंजशीर वैली, आपने कहा पंजशीर वैली में तालिबान के विरुद्ध नॉर्दर्न अलायंस लड़ रहा है, तो एक्चुअली में पूछेगा पंजशीर वैली की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। आपको पता भी है कि वो लगातार चर्चा में है, वो है कहां, वो ईरान के साथ लग रहा है, तजाकिस्तान के साथ लग रहा है, वो किसके साथ जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, कहां पर है वो बाउंड्री, क्या रीजन है कि वहां पर तालिबान आज तक कभी कब्जा नहीं कर पाया। सो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए माजिद हुसैन सर की बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। माजिद हुसैन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। और इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ने के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ जो अगर आप सेकेंड लेवल यानी मेंस की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी माजिद हुसैन या खुल्लर दोनों किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट और हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये अगर चतुर्भुज मामोरिया की बुक मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है, सीएम मामोरिया जिनको हम लोग बोलते हैं, वो किताब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा ज्योग्राफी का सेगमेंट। इसके बाद इसमें मैपिंग बहुत जरूरी है, तो ओरिएंट ब्लैक स्वेन का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस मैप को कर सकते हैं। तमाम तरह के मैप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ओरिएंट ब्लैक स्वेन, टीटीके में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग आपको सबसे ज्यादा मार्क्स ज्योग्राफी में देती है, यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप कितना लोकेट कर पा रहे हैं। जैसे मैंने एनसीईआरटी में भी आपने देखा कि मैंने उसमें एडवांस में जाकर मैपिंग पढ़ा जाए, फिशरीज को लेकर मैप है या तमाम रिसोर्सेज को लेकर मैप है, जो एनसीईआरटी में नहीं था वो भी मैंने बच्चों को कराया, क्योंकि इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बढ़ जाती है, राइट। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है आपका पॉलिटी।
पॉलिटी, यानी राजव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो राजव्यवस्था के लिए सबसे पहले तो आपने एनसीईआरटी पढ़ा, बेसिक आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई। एनआईओएस पढ़ा आपने, एनआईओएस भी बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद जब आप पॉलिटी के साथ अगला जाते हैं, तो मैं अगर आप इसके बाद स्टार्ट करते हैं तो मैं आपसे दो किताबों के नाम बात करूंगा। एक सुभाष कश्यप, किसने किसने पढ़ी है? सुभाष कश्यप। मैं डीडी बसु सर के साथ अभी जाने के लिए नहीं करूंगा, जब आपको एक्स्ट्रा, जब आपका सेगमेंट तैयार हो जाए तब आप उसके साथ जाएं। सुभाष कश्यप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, दो पार्ट में आती है। किसने ये किताब पढ़ी है? एक हमारा संविधान, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अवर पार्लियामेंट, हमारी संसद, ये दो पार्ट में एनबीटी पे, नेशनल बुक ट्रस्ट पे किताब आती है। लेमैन के लिए बहुत प्यारी किताब है। अगर आपने ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इसको आप अपने साथ ले और इसको रीड आउट करें। ये कहानियों के रूप में कही गई है और बहुत ही प्यारी किताब है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। एक अवर पार्लियामेंट, हमारी संसद, और दूसरी किताब का नाम है हमारा संविधान, अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बच्चे नए हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी, जिसको बाइबल ऑफ पॉलिटी कहा जाता है, आप जानते हैं मैं क्या बात करने जा रहा हूं, और उसका नाम है लक्ष्मीकांत। चाहे कोई भी ईयर हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, रैंक 1 से लेकर चाहे कोई भी रैंक हो, अगर कोई भी स्टूडेंट है, लक्ष्मीकांत कहा जाता है कि पढ़ना सर्वोपरि माना जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा लोग अपने टॉपर्स अपने नोट्स भी प्रिपरेशन टाइम के शेयर करते हैं। उसमें एक किताब बड़ी कॉमन मैंने देखी है और उस किताब का नाम आप भी जानते हैं, और वो कौन सी है? लक्ष्मीकांत है। लेकिन एक बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीकांत की किताब दो पार्ट में आती है। एक जो हमारी बेसिक पॉलिटी की बुक होती है, लेकिन आपको पता होगा लक्ष्मीकांत की एक और बुक आती है जिसे आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो गवर्नेंस की बुक होती है। सुशासन जिसे हम लोग कहते हैं, गवर्नेंस की बुक होती है। वो दूसरा पार्ट जो आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं। और लक्ष्मीकांत को जितना सुनने में आसान है कि अरे इसको पढ़ लेंगे समझ लेंगे, इसके अंदर बड़े ट्विस्ट एंड टर्न है, बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आपने देखा कि अभी हमने जो सर से एक रिक्वेस्ट किया हमारे साथ कि आप एक लक्ष्मीकांत का बैच शुरू करें, और उन्होंने कहा आज सुबह उन्होंने हामी भरी कि यस हम रेडी हैं और हम लक्ष्मीकांत पढ़ा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 4999 में हम ये बैच जल्दी ही आपसे अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूं, ये लक्ष्मीकांत आपके लिए एक इतनी इंपॉर्टेंट किताब है, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाए, इसके क्वेश्चन किए जाए, तो ये प्री और मेंस दोनों में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद एक तीसरी किताब भी है और उसको हम लोग बोलते हैं बेयर एक्ट। ये 9900 रुपए की किताब है, बेयर एक्ट। प्लीज इसको आप, ये बाइलिंगुअल आता है यानी दोनों भाषाओं में, प्लीज इसको जरूर ले लें, क्योंकि अखबारों में तमाम अनुच्छेद, संशोधन, इनके बारे में जब बात होती है तो बेयर एक्ट आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी जो किताब है, उसको आपके लाइब्रेरी में ये किताब होनी ही चाहिए। डन है, चलें आगे हम लोग। इसके बाद हमारा आ जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में एनसीईआरटीज आपको ज्यादा हेल्प नहीं करती, क्योंकि बहुत प्राचीन तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस लिखी गई हैं और इकोनॉमिक्स का नेचर बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो ईश्वर ढींगरा की आप बुक पढ़ सकते हैं। ईश्वर ढींगरा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताब आती है, इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। और जब ये आपका प्रिपरेशन हो जाए तो उसके बाद आप इसमें कई तरह की, क्योंकि बहुत डायनेमिक टॉपिक है, तो इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण, रमेश सिंह, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इकोनॉमिक सर्वे हर साल गवर्नमेंट रिलीज करती है, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिकेट डाटा माना जाता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी सेगमेंट होती हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में जाओगे तो जीवीए, अब आज मैंने जो है वो अपने बच्चों को जीवीए पढ़ाया, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बारे में यहां कंप्लीटली पढ़ाया। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का सर्वे का पहला ही जो चैप्टर है वो जीवीए के बारे में बात करता है। तो आज मेरे स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि जीवीए क्या होता है और इकोनॉमी में इसकी वैल्यू क्या होती है, और क्यों जो है सुप्रीम को, मैंने ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो वहां पर जो बच्चे जवाब नहीं दे पाए कि जीवीए को क्यों जो है आरबीआई कैलकुलेट नहीं कर रही है, लेकिन आज स्टूडेंट्स को, मेरे उजान के, इसको पता चल चुका होगा कि बेसिक प्रॉब्लम उसमें क्या क्या दी गई है और क्या प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो ये बेसिक बुक्स है हमारी इकोनॉमी की। इसके बाद हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए स्पेक्ट्रम की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम, ठीक है, जब अगर मैं साइंस की बात करूं, विज्ञान की बात करूं, तो स्पेक्ट्रम की बुक्स ये काम करती है। और मार्केट में बहुत किताब आती है, लेकिन ये न्यूज़पेपर से मैक्सिमम कवर होता है। न्यूज़पेपर, और एक है साइंस रिपोर्टर करके मैगजीन आती गवर्नमेंट की, साइंस रिपोर्टर,
दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स। क्लियर है? डन। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपको बेसिक किताबें अपनी पढ़नी है।